नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ कविता कन्यादान के सरलार्थ लेकर। प्रस्तुत कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। जैसे कि स्त्री को समाज में कोमल कहा गया है, कमज़ोर कहा गया है, तो उस एक तरह से उनका उपहास बनाया जाता है, तो उसका विरोध किया है। और इस कविता में उनके अनुभवों की, माँ के जो अनुभव हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, उसकी पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ अपनी भोली भाली, निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई आदर्शीकरण का प्रतिकार करने की सीख दे रही है। कैसी बेटी है? माँ की भोली भाली, निश्चल हृदय, किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, अनुभव शून्य है, जीवन का कोई उसे अनुभव नहीं है। उस बेटी को जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आएंगी उनके बारे में सचेत कर रही है। इस कविता में स्त्री जीवन को दुखमय बनाने वाली कुरीतियों की भी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इसका पहला काव्यांश। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हम इसकी सरलार्थ की। प्रामाणिक, प्रामाणिक का अर्थ है सच्चा, वास्तविक। वक्त, वक्त का अर्थ है समय। और पूंजी, पूंजी का अर्थ क्या है? धन, धन दौलत। ठीक है। तो कवि क्या कहते हैं? प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय की बात है। तो कन्यादान के समय, जब कन्या का दान कर दिया जाता है, विवाह के समय एक रस्म होती है हमारे यहाँ कि लड़की का कन्यादान किया जाता है। तो उस समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोई भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के जो अनुभव थे उनकी पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है, वास्तविक अभिव्यक्ति हुई है। जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया, उसको यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया, तो विदा करते समय माँ को क्या लग रहा था? जैसे वह उनकी अंतिम पूंजी हो और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनकी संतान बहुत बड़ी पूंजी होती है और अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंपना बहुत बड़ी बात होती है। अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। तो उसका दिल इस तरह से रो रहा था कि उसे लग रहा था कि उसके पास जो पूंजी थी, धन दौलत थी, अब वो किसी और को सौंप रही है। उस वक्त उसका दुख कितना स्वाभाविक था, क्योंकि माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। क्योंकि जो बेटी होती है वो माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं थी। सयानी भी समझदार नहीं थी, बच्ची थी। माँ के लिए तो बच्चे, कभी भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे अभी समझदार नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकियों को समझने की समझ नहीं थी, क्योंकि संसार में लोग बहुत चालाक होते हैं और उनकी बेटी भोली भाली थी, सरल थी और संसार की चालाकियों को समझने की भी उसमें समझ नहीं थी।
उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का, क्योंकि ससुराल में जाकर बिल्कुल माहौल बदल जाता है। जब एक लड़की अपने घर से दूसरे घर में जाती है तो वहाँ का जो वातावरण होता है वह उस अपने घर के बिल्कुल विपरीत होता है, और वहाँ पर जाकर उसे बहुत सी कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ता, और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि एक पिता में और जो ससुराल पक्ष होता है वहाँ के पुरुषों में बहुत अंतर होता है। तो माँ सोचती है कि पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था, उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था। वो बहुत सरल थी, बहुत भोली थी, इतना भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था। सुख का आभास तो उसे था, सुख का अनुभव उसे था, वो सुख को महसूस कर सकती थी, लेकिन दुख किसे कहते हैं उसे यह नहीं पता था। दुख बाँचना कहना, किसी के समक्ष कहना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला क्या होता है? जो ठीक से दिखाई नहीं देता। प्रकाश रोशनी। वह तुकों और लय से बंधी कविताएं होती हैं, तुक में तुकबंदी होती है और लय ताल होती है, से बंधी काव्य पंक्तियों को, तुकों और लयबद्ध लय में बंधी हुई कविताओं को, काव्य पंक्तियों को वह पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ही पता था। वो सिर्फ सुख की बातें जानती थी कि ससुराल जाकर उसे नए नए कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, तो उसे सब कुछ अच्छा ये लग रहा था कि ससुराल में सब कुछ अच्छा होता है, और वह केवल काल्पनिक सुखों में ही जीती थी। और उसे ये जो काल्पनिक सुख थे उसे इन्हीं सुखों का पता था और इन्हीं सुखों के बारे में ही वह सोचती थी। लेकिन हकीकत में उस कठोर सच्चाई का जब वो सामना करेगी तो जीवन कुछ और ही होगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे काव्यांश की ओर। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो प्रस्तुत कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है। अब आप कहोगे कि परंपरागत आदर्श रूप क्या होता है? परंपरागत आदर्श रूप वही होता है जो आपने अपनी माँ में देखा होगा। क्या काम करती है माँ? आप सबकी सेवा में लगी रहती है, सबकी इच्छाओं को पूरा करती है और शांति से हर एक के कार्य को करती है। तो वही होता है परंपरागत आदर्श रूप। और दूसरी बात, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करती, बड़ों के कहने पर ही कदम उठाती है। यहाँ तक कि अगर उसे घर से बाहर जाना होता है, अपने मायके जाना होता है, तो भी उसे बड़ों की परमिशन लेनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इस आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना। जब पानी में देखो तो आप अपनी परछाई को देखोगी, तो उसमें अपनी परछाई को देखकर प्रसन्न मत होने देना। उसके अपने सौंदर्य को देखकर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे पर मत रीझना। मत रीझना का अर्थ यहाँ पर यही है, ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ आग से भी सावधान रहना। आग का कार्य क्या है? रोटियां सेकने का कार्य है, आपके भरण पोषण का कार्य है। हम भोजन आग से पकाते हैं, तो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब तो इसलिए अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। किसी भी परिस्थिति में जलने का कदम मत उठाना,
क्योंकि आग जलाने का कार्य भी करती है। अतः अपने जीवन के प्रति हमेशा जागरूक रहना, उसे कभी भी खत्म करने का नहीं सोचना, हर परिस्थिति का तुम सामना करना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को वस्त्र और आभूषणों के बारे में भी बताती है कि जो गहने और वस्त्र हैं उसके प्रति हमारा मोह होता है, स्त्रियों का मोह होता है और वही हमारी कमज़ोरी होता है। तो माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमज़ोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए यह भी कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना, उनके लालच में मत पड़ना, क्योंकि ये सभी चीज़ें तुम्हें बांध देंगी। ये तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह हैं, जो शब्दों का जाल एक हमारे लिए गढ़ लिया जाता है, शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। तो उससे क्या होता है, उस जाल में हम जकड़ जाते हैं, जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। क्योंकि जब गहने और वस्त्र हमें दिए जाएंगे सुंदर सुंदर और प्रशंसा कर दी जाएगी थोड़ी सी, तो उससे हम एक बंधन में जकड़ जाएंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, मर्यादा में तो तुम्हें रहना है, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना, लेकिन एक सामान्य और कमज़ोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। लेकिन इतनी सामान्य भी मत बनना कि तुम कमज़ोर लड़की बन जाओ और दूसरों के अत्याचारों को सहन करके कमज़ोर बन जाओ, तो ऐसा दुर्बल भी तुम्हें नहीं बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना। अगर तुम पर ससुराल में अत्याचार किए जाते हैं, तुम्हारा शोषण किया जाता है, अत्याचार शोषण कई जगह देखा गया है कि महिलाओं पर मारपीट भी की जाती है, महिलाओं के साथ उन्हें खाने पीने को नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार तो यह भी उन पर अत्याचार है और शोषण है, तो उसका हिम्मत से विरोध करना ताकि लड़की को कभी कमज़ोर ना समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली रहना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जैसे लड़कियाँ होती हैं कि मन से तो लड़की की तरह ही रहना, भोली रहना, किसी प्रकार का छल कपट अपने मन में मत लाना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। जो आपको लोगों के साथ व्यवहार करना है, समाज में जैसे रहना है, तो उसमें सावधान रहना, अपनी सरलता प्रकट ना होने देना, किसी को यह दिखाई ना दे कि तुम बहुत सरल हो, भोली हो, वरना लोग क्या कहेंगे, तुम्हें मूर्ख कहेंगे और मूर्ख बनाकर ही तुम पर अत्याचार करेंगे और तुम्हारा शोषण करेंगे। तो इस प्रकार माँ ने यह सीख दी है कि जो परंपरागत चीज़ें हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए और आगे चलना चाहिए। तो बच्चों, ये थे कविता कन्यादान के तो सरलार्थ और उनकी व्याख्या। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू बच्चों।